Hi guys, welcome to the e-learner. In this video, we're going to learn about preemptive priority scheduling. In the previous video, we learned the non-preemptive priority scheduling mode. In this video, we're going to learn about the preemptive priority scheduling. So, what's the preemptive mean? Preemptive means that you are taking CPU from the currently running process and assign to the newly arrived process. Okay, on the basis of some कंडीशंस सो यहाँ कंडीशन क्या है प्रियोरिटी के बेसिस पे प्रीएम्प्ट कर रहे हो सीपीयू ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ऑन द बेसिस ऑफ प्रियोरिटी सी व्हाट्स द मैकेनिज्म बिहाइंड इट there if a CPU is performing the execution of a currently running process किसी process का CPU अभी execution कर रहा है नाउ एक न्यूली अराइव्ड प्रोसेस एक नई प्रोसेस अराइव हुई इन द रेडी क्यू दैट इज ऑफ द हायर प्रियोरिटी देन द करंटली रनिंग प्रोसेस देन सीपीयू को उस करंटली रनिंग प्रोसेस से प्रीएम्प्ट करके आपका न्यूली अराइव्ड प्रोसेस को असाइन कर दिया जाएगा क्यों क्योंकि नई अराइव्ड प्रोसेस की प्रियोरिटी ज्यादा है करंटली रनिंग प्रोसेस से ठीक है तो ये यहाँ कॉन्सेप्ट रहता है ठीक है यानी कि प्रोसेस किस बेसिस पे स्केड्यूल होती है उनकी प्रियोरिटी के बेसिस पे स्केड्यूल होती है कि क्या उनका प्रियोरिटी नंबर है उस बेसिस पे प्रोसेस स्केड्यूल होती है ठीक है और अगर कोई प्रोसेस अभी स्केड्यूल हो रही है सीपीयू के द्वारा और एक नई प्रोसेस आ गई जिसकी प्रियोरिटी करंटली रनिंग प्रोसेस से ज्यादा है तो सीपीयू आपकी करंटली रनिंग प्रोसेस से छीन के या जिसको आप कह रहे हो प्रीएम्प्ट करके आपकी न्यूली अराइव्ड प्रोसेस को असाइन कर दिया जाएगा तो ये यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ओके प्रियोरिटी किसी भी प्रोसेस की काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करती है हमने पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक वीडियो करवाई थी जिसमें मैंने आपको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में बताया था सो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में आपका एक प्रियोरिटी असाइन की जाती है हर एक प्रोसेस को ठीक है तो उस बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं किसकी प्रोसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा है किस प्रोसेस की कमी प्रायोरिटी नंबर असाइन होता है ओके नाउ प्रायोरिटी नंबर प्रायोरिटी कैसे डिटरमाइन करता है हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी और लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी यानी कि प्रायोरिटी नंबर कम होगा तब प्रायोरिटी ज्यादा होगी या प्रायोरिटी नंबर ज्यादा होगा तब प्रायोरिटी ज्यादा होगी ये आपको बेटा क्वेश्चन में गिवन होता है इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन यू कंसीडर इट लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी यानी कि जिसकी प्रायोरिटी नंबर 1 है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी और जिसकी प्रायोरिटी नंबर लेट से 6 है उसकी प्रायोरिटी लीस्ट होगी ओके अगर आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में देन यू कंसीडर इट ओके सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ preemptive priority scheduling. Now let's understand the working of preemptive priority scheduling. See, preemptive priority scheduling is work in a manner that if a process currently running process is running and there's another process came which is of higher priority, then CPU is preempt from the currently running processes and assigned to the newly arrived process which is of higher priority. Okay, now let's understand its working. So we understand it by making a Gantt chart. So at time 0, is there any process arrive at the ready queue? See the arrival time of the processes. At time 0, is there any process arrive? Yes. At time 0, P1 is arrive in the ready queue. Okay. So we have no choice. We have assigned CPU to the P1 because we don't have any another process in the ready queue. Okay. So हम CPU किसे assign कर देंगे? P1 को CPU assign कर देंगे. See, in the non-preemptive mode, we have to assign CPU till to the process P1 till its termination. मतलब हमने उसके termination यानी कि 8 तक उसे CPU assign किया था in the non-preemptive mode. But now it is a preemptive mode. तो यहाँ पे हम each and every process को CPU कब तक assign करेंगे जब तक कोई नई process arrive नहीं हो जाती. ओके सो P1 को CPU कब तक assign किया जाएगा दूसरी process का arrival time क्या है 1 पे एक नई प्रोसेस आ गई तो 1 तक इसे P1 को CPU असाइन कर दिया जाएगा तो 1 तक P1 को CPU असाइन किया नाउ एट 1 मैं देखूंगी कि जो मेरी नई अराइव्ड प्रोसेस है नई अराइव्ड प्रोसेस कौन सी है मेरी P2 है P2 की प्रायोरिटी देखूंगी P2 की प्रायोरिटी क्या है 4 ठीक है एंड P1 की क्या है 3 एंड वी हैव गिवन दैट लेसर द नंबर हायर द प्रायोरिटी तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है P1 की ज्यादा है ओके तो यानी कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अभी नहीं होगी मतलब CPU P1 से छीन के P2 को नहीं दिया जाएगा क्योंकि P1 की प्रायोरिटी ज्यादा है
ओके तो अभी भी हम किसका एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेंगे, P1 का एग्जीक्यूशन ही कंटिन्यू करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक कोई और नई प्रोसेस नहीं आ जाती। एक दूसरी नई प्रोसेस अब कब आई, 3 पर आई। ओके कब आई नई प्रोसेस, 3 पर आई। ओके तो नाउ 3 पे हम देखेंगे कि जो न्यूली अराइव्ड प्रोसेस है, 3 तक हमने P1 को दोबारा चलाया, और 3 पे अब हम देखेंगे कि जो नई अराइव्ड प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस आई है 3 पे, P3 आई है। अब देखेंगे जो P3 पे प्रोसेस आई है, क्या उसकी प्रियोरिटी P1 से ज्यादा है, तो इसकी प्रियोरिटी कितनी है, 4। ओके और स्टिल P1 की ज्यादा है प्रियोरिटी। ओके P1 से इसकी प्रायोरिटी को कंपेयर करा तो P1 की 3 है और इसकी 4 है, तो P1 की स्टिल ज्यादा है, तो अभी भी हम P1 को ही चलाएंगे। कब तक चलाएंगे, जब तक कोई फिर से एक नई प्रोसेस नहीं आ जाती। तो फिर से एक नई प्रोसेस कब आई, टाइम 4 पे आई। ओके तो 4 पे तक इसे दोबारा चलाओ। ओके तो नाउ टाइम 4 पे हम देखेंगे कि जो न्यूली अराइव्ड प्रोसेस है यानी कि P4 है, उसकी जो प्रायोरिटी है क्या वो P1 से ज्यादा है, नहीं, इसकी प्रायोरिटी भी P1 से कम है। ठीक है तो फिर हम P1 का एग्जीक्यूशन ही कंटिन्यू करेंगे। कब तक, जब तक एक नई प्रोसेस नहीं आ जाती। नई प्रोसेस कब आई, एक और 5 पे आई, तो 5 तक इसे चलाया हमने। नाउ एट 5 हमने देखा कि जो नई अराइव्ड प्रोसेस है दैट इज P5, क्या इसकी जो प्रियोरिटी है वो P1 से ज्यादा है, यस। P5 की प्रियोरिटी नंबर 2 है और P1 का क्या है, 3, एंड वी नो दैट लेसर द नंबर हायर द प्रियोरिटी, यानी कि P5 की प्रियोरिटी ज्यादा है P1 से। तो अब हम क्या करेंगे, CPU P1 से छीन के P5 को एलोकेट कर देंगे, एंड व्हाट वी कॉल इट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेंगे। तो अब हम यहाँ पे किसको चला रहे हैं, P5 को चला रहे हैं। ओके और P5 को कब तक चलाना है, जब तक एक नई प्रोसेस नहीं आई थी, जो कब आई, 6 पे आई। ओके तो इसको 6 तक चलाना है। नाउ देखो तुमने P1 को 0 से लेकर 5 तक चला लिया। 0 से लेकर 5 तक तुमने P1 को चला लिया, यानी कि P1 का बर्स्ट टाइम अब 8 ना रह के कितना हो गया, P1 का बर्स्ट टाइम अब 8 ना रह के 5 हो चुका है। ओके 0 से 5 तक आपने P1 को चला लिया है ना, तो उसका बर्स्ट टाइम 8 ना रह के अब 5 रह गया, सॉरी 8 ना रह के अब उसका बर्स्ट टाइम 3 रह गया, बिकॉज आपने 0 से 5 तक इसको चला लिया है। ओके नाउ हमने P5 को CPU एलोकेट कर दिया था 5 से लेकर 6 तक। नाउ 6 पे हमारी एक नई प्रोसेस आई जो कि थी P6। उसका प्रायोरिटी देखेंगे, क्या इसकी प्रायोरिटी P5 से ज्यादा है। P5 की प्रायोरिटी है बेटा 2 और इसकी क्या है 6, इसकी तो लोएस्ट प्रायोरिटी है, सबसे कम। ओके तो P5 को ही CPU अभी एलोकेट किया जाएगा क्योंकि P6 की प्रायोरिटी तो P5 से कम निकली। कब तक P5 को CPU एलोकेट करेंगे, जब तक नई प्रोसेस नहीं आ जाती। नई प्रोसेस कब आई, 10 पे, तो 10 तक इसको CPU हमने दे रखा है। ओके नाउ एट टाइम 10 देखो क्या जो नई प्रोसेस आई है P7 जो आई है उसकी क्या प्रायोरिटी P5 से ज्यादा है, यस। P7 हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी, उसकी प्रायोरिटी क्या है, 1 है। ठीक है और लेसर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, तो P7 की प्रायोरिटी नंबर 1 है, P5 की 2 है, तो किसकी ज्यादा, P7 की ज्यादा है। तो अब यहाँ पे CPU P5 से छीन के P7 को दे दिया जाएगा। ठीक है कितनी देर के लिए दिया जाएगा, 1 मिनट ऑफ टाइम के लिए ही दे रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे कोई न्यू प्रोसेस नहीं आई, कोई नई प्रोसेस यहाँ पे अब नहीं आई। 10 तक सारी प्रोसेस आ गई थी, तो अब कितनी देर के लिए इसको CPU दे देंगे, जितना इसका बर्स्ट टाइम है दैट इज 1। ठीक है यानी कि P7 को दे दिया और P7 हमारी कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुकी है। ओके नाउ अब एट 11 एट द टाइम जब आपकी सारी प्रोसेस अराइव हो जाती है रेडी क्यू में, ठीक है, दैट मोमेंट ऑफ टाइम के बाद आपका जो ये प्रीएम्पटिव स्केड्यूलिंग मोड है ये किसकी तरह काम करने लग जाता है, नॉन प्रीएम्पटिव की तरह। ठीक है मैंने आपको SRTF स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम के टाइम भी बताया था कि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जब आपकी सारी प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाती हैं तो SRTF भी SJF की तरह काम करने लग जाता है। ठीक है तो इसलिए ये वाला भी जब आपकी सारी प्रोसेस एक बार रेडी क्यू में आ गई, मतलब एट टाइम 10 सारी प्रोसेस रेडी क्यू में आ गई, तो अब ये प्रीएम्पटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग आपकी नॉन प्रीएम्पटिव की तरह काम करने लग जाएगी। यानी कि 11 के बाद हम क्या देखेंगे, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसे CPU दे दो। ठीक है टिल इट्स कंप्लीशन। ओके सो अब P7 तो एग्जीक्यूट हो गई है, अब ये बची हुई प्रोसेसेस में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, प्रायोरिटी नंबर इसका इनका देखो,
okay, now you can see the priority of the remaining processes. ठीक है, तो किसकी priority सबसे ज्यादा है? मुझे तो P5 की सबसे ज्यादा लग रही है. okay, P5 की priority number 2 है, तो P5 की सबसे ज्यादा लग रही है. तो P5 को आप क्या कर दीजिए, CPU दे दीजिए till its execution. ठीक है, see what, हमने यहाँ पे P5 को पहले भी चलाया था, कितने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, 5 से 6 यानी 1, और 6 से 10 यानी कि 4, यानी कि 5 अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हमने P5 को पहले चला रखा है, यानी P5 का बर्स्ट टाइम सिर्फ 1 रह गया था. ओके, सो अब मुझे दिखा था कि P5 की प्रायोरिटी इन बची हुई में से सबसे ज्यादा है, तो अब मैं CPU P7 के बाद किसे दे दूंगी, P5 को दे दूंगी. कब तक दूंगी, जब तक उसका कंप्लीशन नहीं हो जाता. अब उसको सिर्फ एक यूनिट ऑफ टाइम के लिए CPU चाहिए, तो 11 के बाद 12 तक के लिए मैंने उसको CPU दे दिया. ठीक है, और मेरी P5 का भी कंप्लीशन हो गया. अब P5 के बाद मैं देखूंगी किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो मुझे दिखा कि P1 की प्रायोरिटी ज्यादा है. ओके, तो अब मैं CPU किसको दे दूंगी, P1 को दे दूंगी. ठीक है, कब तक दूंगी, टिल इट्स कंप्लीशन. और उसको कितनी देर के लिए CPU चाहिए, अब बस 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए उसको बस CPU अब चाहिए. तो 12 के बाद 3 यानी कि 15 तक के लिए मैं इसको CPU दे दूंगी. ओके, नाउ मेरी P1 भी कंप्लीट हो गई. अब P1 के बाद किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, हमने देखा P2 और P3, इनका प्रायोरिटी नंबर 4 है, यानी कि इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है. ठीक है, P1 के बाद इन दोनों की प्रायोरिटी ज्यादा है और सेम प्रायोरिटी है. तो जब दो आपके प्रोसेसेस हैविंग द सेम प्रायोरिटी, तो उनके बीच में किसको हमें CPU एलोकेट करना है, वो डिसाइड किससे होता है, FCFS से, कि कौन पहले आया था. तो इन दोनों की 4 है, तो देखो कौन पहले आया था, P2 आई थी 1 पे और P3 आई थी आपकी 3 पे. तो कौन पहले आया, P2 पहले आई है, तो P2 को दे दो. P2 को हमने CPU दे दिया, P2 को कब तक दोगे, टिल इट्स कंप्लीशन. इसको कितनी देर के लिए चाहिए, 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चाहिए, तो भैया दे दो 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए. तो टाइम अब कितना हो गया, 17 हो गया, इसको 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए दिया. ओके, तो P2 भी कंप्लीट हो गई. नाउ P3 को अब देंगे CPU. ओके, तो P3 को हम CPU देंगे कितनी देर के लिए, P3 को चाहिए 4 यूनिट ऑफ टाइम के लिए. तो 17 के बाद 4 यूनिट ऑफ टाइम के लिए हमने इसको CPU दे दिया, डेट इज टाइम कितना हो गया, 21 हो गया. ओके, नाउ P3 भी आपकी कंप्लीट हो गया. P3 के बाद किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, P4 की. ऑब्वियसली P4 की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो अब CPU किसको मिल जाएगा, P4 को. कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए, टिल इट्स कंप्लीशन, यानी बर्स्ट टाइम के जितना. तो P2 के बाद, सॉरी यहाँ P3 लिखना भूल गई थी मैं, तो P3 को दिया. उसके बाद फिर हमने P4 को दिया टिल इट्स कंप्लीशन, मतलब उसको 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चाहिए था सिर्फ. ओके, तो 22 हो गया यहाँ पे. नाउ P4 भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है. नाउ अब CPU किसको दे देंगे, P6 को दे देंगे, जिसकी प्रायोरिटी सबसे लीस्ट थी. ठीक है, कितने देर के लिए देंगे, टिल इट्स कंप्लीशन. ठीक है, यानी कि 5 यूनिट ऑफ टाइम के लिए इसको दे देंगे, यानी कि 27 आपका टाइम हो गया. और ये किसको दिया है हमने CPU, P6 को. ओके, नाउ तुम देख रहे हो कि जब से प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर जीरो से टाइम जीरो से लेकर लास्ट तक CPU क्या था, वर्किंग में था. ठीक है, CPU किसी ना किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कर ही रहा था, खाली नहीं बैठा था. ओके, तो यानी कि इन सारी प्रोसेस के बर्स्ट टाइम का टोटल कंप्लीशन ऑफ लास्ट प्रोसेस होना चाहिए, लास्ट टाइम CPU ने जिसका काम किया. ठीक है, तो करो करो इनका बर्स्ट टाइम का टोटल, 8 2 10, 10 एंड 4 14 15, और ये 11, सॉरी 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 15. ठीक है, ये 6 कितना हो गया, 21, 26 एंड 27. ओके, तो ये आपका कितना आ गया, 27, विच इज इक्वल्स टू द कंप्लीशन ऑफ द लास्ट प्रोसेस. मतलब ये क्या बताता है कि CPU स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक वर्किंग में था, आइडल नहीं बैठा था, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है. नाउ फॉर द कंप्लीशन टाइम देखो ईच एंड एवरी प्रोसेस का आ गया है. अब आपको कंप्लीशन टाइम गैंट चार्ट से देखना, तो कंप्लीशन टाइम P1 का क्या है, P1 कब कंप्लीट हुई है, तो देखो लास्ट P1 कब चला था, लास्ट P1 का एग्जीक्यूशन कब होता है, कहाँ कंप्लीट हुई थी, 15 पे बेटा. देखो यहाँ पे 15 पे P1 कंप्लीट हुई है. ओके, 15 पे P1 कंप्लीट हुई है. नाउ P2 का ऐसे ही देखो, सिमिलरली P2 आपकी 17 पे कंप्लीट हुई है, तो P2 का कंप्लीशन टाइम कितना हो गया, 17. सिमिलरली P3 का देखो, P3 का कंप्लीशन टाइम बेटा 21 है. कितना है, 21. ओके, P4 का कंप्लीशन टाइम देखो, P4 का कंप्लीशन टाइम बेटा 22 है. कितना है, 22. ओके, नाउ P5 का कंप्लीशन टाइम आप देखो कितना है, गैंट चार्ट में देखिए, P5 का कंप्लीशन टाइम 12 है.
कितना है 12 है। P6 का कंप्लीशन टाइम आपको कितना दिख रहा है? P6 का कंप्लीशन टाइम लास्ट 27। ओके, नाउ P7 का कंप्लीशन टाइम आपका कितना है? P7 का कंप्लीशन टाइम बेटा आपका 11 है। ओके, P7 का कंप्लीशन टाइम कितना है बेटा आपका 11। नाउ कैलकुलेट द टर्न अराउंड टाइम। आपको पता है टर्न अराउंड टाइम इज कंप्लीशन टाइम माइनस द अराइवल टाइम। ओके, सो 15 minus 0 is 15, 17 minus 1 is 16, 21 minus 3 is what? 18. Okay, 21 minus 3 is what? 18. 22 minus 4 is what? It is also 18. ठीक है, now 12 minus 5 is 7, 27 minus 6 is 21, 11 minus 10 is 1. Okay, now calculate the waiting time. Now calculate what? Now calculate the waiting time of each and every process. So waiting time is what? Turnaround time minus burst time. So 15 minus 8 is what? 7. Okay, 16 minus 2 is what? 14. 18 minus 4 is what? 14. 18 minus 1 is what? 17. 7 minus 7 minus 6. Okay, don't do 7 minus 1. I have tell you in the previous videos also. 7 minus 6 is 1. 21 minus 5 is what? 21 minus 5 is 16. Okay, 1 minus 1 is 0. 1 minus 1 is 0. यानी कि P7 ने बिल्कुल भी वेट नहीं किया है। ये कहना चाह रहे हो आप? 1 minus 1 is 0 means waiting time P7 का 0 है, यानी कि P7 ने बिल्कुल भी वेट नहीं किया है। तो देखो भैया, P7 आई कब थी? P7 आई थी 10 पे, 10 पे आई थी। और P7 को CPU कब मिला है? गैंट चार्ट में देखना 10 पे ही मिला है, यानी कि P7 10 पे आई और 10 पे ही उसको CPU मिल गया, यानी P7 ने बिल्कुल भी वेट नहीं किया है। सो वेटिंग टाइम ऑफ P7 इज 0। Now let's calculate the response time. Response time मतलब first response कब मिला? Minus arrival time. So P1 को first response कब मिला? P1 को first response मिला था बेटा 0 पे। ओके, यहाँ देखो गैंट चार्ट में 0 पे उसको फर्स्ट रिस्पॉन्स मिला है। और क्या वो आई कब थी? आने का उसका अराइवल टाइम भी 0 है, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम कितना हो गया? 0 हो गया। सिमिलरली P2 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कब मिला? सी इन द गैंट चार्ट, P2 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिला है 15 पे। कब मिला है रिस्पॉन्स फर्स्ट टाइम? 15 पे मिला है। और P2 आई कब थी? अराइवल टाइम देखो P2 का 1, तो इसका रिस्पॉन्स टाइम कितना हो गया? 14, 15 मतलब 1 पे आई थी और 15 पे रिस्पॉन्स मिला है, तो 14 तक उसने वेट किया, तो 14 तक टाइम लगा उसको रिस्पॉन्स टाइम मिलने में। ओके, नाउ P3 का देखो, P3 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कब मिला? सी इन द गैंट चार्ट बेटा, P3 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिला 17 पे, 17 पे मिला। और वो आई कब थी? आई थी वो 3 पे, तो 17 माइनस 3 यानी 14 तक वो वेट कर रही थी, मतलब उसको 14 टाइम लगा है रिस्पॉन्स मिलने में। ओके, सिमिलरली P4 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कब मिला? सी इन द गैंट चार्ट, P4 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिला 21 पे। और P4 आई कब थी? P4 आई थी 4 पे। ठीक है, मतलब 4 पे आई थी, 21 पे रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओके, 4 पे आई थी, 21 पे रिस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब 17 तक उसने वेट किया है, 17 टाइम बाद उसे रिस्पॉन्स मिला है। ओके, नाउ सेम फॉर P5 को देखो फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कब मिला? P5 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिला था 5 पे। और P5 आई कब थी? P5 आई कब थी? अराइवल देखो 5 पे आई थी, 5 पे रिस्पॉन्स मिल गया, यानी रिस्पॉन्स मिलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। ओके, नाउ P6 का देखो, P6 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कब मिला? सी इन द गैंट चार्ट, P6 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिला है 22 पे, 22 पे मिला है। और P6 आई कब थी? 6 पे आई थी, तो 22 माइनस 6 इज व्हाट? 22 माइनस 6 इज व्हाट? ये आपका हो जाएगा 16। ओके, तो इसको 16 टाइम लगा रिस्पॉन्स मिलने में। नाउ P7 को देखो, P7 का अराइवल, P7 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कब मिला? P7 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिला 10 पे। और P7 आई कब थी? 10 पे ही आई थी, यानी कि इसको रिस्पॉन्स मिलने में 0 टाइम लगा। ओके, so in that particular manner you can calculate turnaround time, waiting time and response time. Now if you want to calculate the average turnaround time, then do the addition of all and then divide it by the number of processes, that is 7 over here. Okay, and so similarly for the waiting time, calculate the sum and then divided by the number of processes, that is 7. Similarly for the waiting time, calculate the sum and then divided by 7, that is number of process. ठीक है, so in that particular manner you can calculate the turnaround time, waiting time, response time of the preemptive priority scheduling. Okay, so I hope you guys get that. Okay, so if you like that particular video, please don't forget to hit the like and share and subscribe button. Okay, and in the next video I will tell you the aging, the concept of aging in the preemptive scheduling.
preemptive priority scheduling, or priority scheduling, you can say the concept of aging in the priority scheduling. Okay.